वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, वर्तमान दौर जहां सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों ने सांप्रदायिक वैमनस्यता की स्थिति को बहुत ज़्यादा तीव्र कर दिया है, ऐसी स्थिति में मैं आज आपको अतीत के उन पन्नों से परिचित कराना चाहता हूं जहां हमारे दो क्रांतिकारी साथी हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मसाल बन गए, एक ऐसा उदाहरण बन गए जिन्होंने तात्कालिक क्रांतिकारी पृष्ठभूमि में एक संगठित योगदान के रूप में मातृभूमि को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जी हाँ मित्रों, मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खान की दोस्ती की, उनके भाईचारे की, जो एक मिसाल बनकर भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई है। जी हाँ, आज का दिन अशफाकुल्ला खान को भारतीय आज़ादी की लड़ाई में भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अशफाकुल्ला खान का शत शत वंदन करने का आज दिन है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1900 में अर्थात 22 अक्टूबर सन 1900 में आज़ादी के इस महान क्रांतिकारी ने भारत भूमि पर जन्म लिया। एक प्रसिद्ध शायर थे, निश्चित रूप से इनकी आज़ादी की लड़ाई भी शायराना अंदाज में ही लड़ी गई। इनका तखल्लुस था हसरत एवं वारसी, इस नाते इनका पूरा नाम था अशफाकुल्ला खान वारसी हसरत, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के गढ़ शाहजहाँपुर में रेलवे स्टेशन के पास ही जलाल नगर नामक मोहल्ले में हुआ। सबसे छोटे भाई थे, अतः अशफाकुल्ला खान तो इनका नाम था ही सही। परिवार वाले एवं निकट लोग इन्हें अच्छे के नाम से भी पुकारते थे। पिता का नाम मोहम्मद शफीक उल्ला खान एवं माता का नाम हज हरू निशा बेगम था। अशफाकुल्ला खान स्वयं एक जगह लिखते हैं कि जहां इनके पिता के परिवार में कोई भी ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ पाया, वहीं माता का परिवार, संपूर्ण परिवार जो था वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, यहाँ तक कि कई लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, डिप्टी कलेक्टर तक के पद पर भी आसीन थे। लेकिन जैसी कहावत है, बड़ा भया तो क्या भया। 1857 की लड़ाई में माता के खानदान वालों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। उनकी हवेली को स्थानीय लोगों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। आज भी नगर में जली हुई हवेली के नाम से उनकी माता का जो निवास स्थान था वह प्रसिद्ध है। बहरहाल, जहाँ तक पिता के परिवार की पृष्ठभूमि की बात करें, निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी जज्बा था। इनके बड़े भाई रियासतुल्ला खान भी काफ़ी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारतीय आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारी गतिविधियों में रुचि लेते थे। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्र थे, उनके सहपाठी थे। एक दिन ऐसे ही किसी चर्चा में बड़े भाई रियासतुल्ला खान ने राम प्रसाद बिस्मिल जी का जिक्र किया एवं इस जिक्र के साथ ही ये भी बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल बहुत आला दर्जे के शायर हैं एवं बिस्मिल तखल्लुस के साथ शायरी करते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सारे गुण जब अशफाकुल्ला खान ने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल से उनके मिलते हैं, क्योंकि अशफाकुल्ला खान भी एक शायर थे, भारत माँ की आज़ादी की लड़ाई की चाह, भारत माता को आज़ाद करवाने की इच्छा उनके मन में भी प्रज्वलित थी, प्रस्फुटित थी। उनके मन में राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने की बहुत तीव्र इच्छा जागृत हुई। कहा जा सकता है
कि ईश्वरीय शक्ति की वजह से ही यह महान जोड़ी बन पाई, क्योंकि अशफाकुल्ला खान ने सिर्फ उनके बारे में सुना एवं वो उनसे मिलने के लिए इतना ज़्यादा लालायित हो गए कि वो येन केन प्रकारन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मिलना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से मैनपुरी घटना की वजह से वो फरारी की अवस्था में थे, अतः एक लंबे समय तक वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने में असफल रहे। किंतु सौभाग्य से जब 1920 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को पुनः शाहजहाँपुर आने की अनुमति प्राप्त हुई, तब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने व्यापार में पुनः एक बार शाहजहाँपुर आके सक्रिय हो गए। तब अशफाकुल्ला खान को अवसर प्राप्त हुआ कि वह राम प्रसाद बिस्मिल से मिल पाए। तो एक रात अशफाकुल्ला खान को पता पड़ा चुनांचे में खन्नौत नदी के किनारे राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ कोई बैठक कर रहे हैं। दौड़े हुए अशफाकुल्ला खान राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने गए। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आदत के अनुसार वहाँ शेर व शायरी कर रहे थे। शेर व शायरी भी भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के संदेश से परिपूर्ण अर्थपूर्ण होती थी। जो ही ऐसी कोई शायरी अशफाकुल्ला खान के कानों में पड़ी राम प्रसाद बिस्मिल की, उनके मुख से अनायास निकल गया आमीन। जैसे ही अशफाकुल्ला खान ने इस लड़के को देखा तो अशफाकुल्ला खान को राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने पास बुलाया, उनका परिचय लिया। परिचय में जब पता पड़ा कि अशफाकुल्ला खान उनके मित्र रियासतुल्ला खान के छोटे भाई हैं, उन्होंने उनके साथ एक लंबी चर्चा की। अशफाकुल्ला खान ने राम प्रसाद बिस्मिल को अपनी इच्छा जताई कि वह भी आप ही की तरह अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल की तरह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहकर भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। एकाएक राम प्रसाद बिस्मिल ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करने का तात्पर्य यह है कि एक क्रांतिकारी के रूप में किसी भी व्यक्ति को अपने साथ शामिल करना एक बहुत बड़े विश्वास का कार्य था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पहली मुलाकात में कैसे विश्वास कर लिया जाए। अतः राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्ला खान को आर्य समाज मंदिर में बुलाया। हालांकि अशफाकुल्ला खान के निकटस्थ लोगों द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। एक मंदिर में जाकर राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात, हालांकि अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल की जो जोड़ी थी, जो दोस्ती थी, जो भाईचारा था, कट्टरपंथी चाहे वो इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, यदा कदा विरोध करते रहते थे। दोनों ने ही इन विरोधों को नज़रअंदाज करते हुए, बल्कि इन तमाम विरोधों का विरोध करते हुए अपनी जोड़ी को इतना प्रबल, इतना प्रगाढ़ बनाए रखा कि अंततः इस जोड़ी को भारतीय क्रांतिकारी दौर के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। बहरहाल मंदिर में बैठक हुई दोनों क्रांतिकारी साथियों की। राम प्रसाद बिस्मिल समझ गए कि एक ऐसा क्रांति का जज्बा है अशफाकुल्ला खान के अंदर जो मातृवेदी पर मर मिटने तक के लिए तैयार है। अतः वहीं मातृवेदी संगठन का एक सक्रिय सदस्य बना दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथी अशफाकुल्ला खान को। जहां भी अशफाकुल्ला खान की बात हो, जहां कहीं राम प्रसाद बिस्मिल का चर्चा हो, रोशन सिंह का चर्चा हो, राजेंद्र लाहिड़ी की बात हो और काकोरी की बात न हो, तो बात अधूरी रह जाती है। निश्चित रूप से हम काकोरी की घटना को तो याद करेंगे, लेकिन उससे पूर्व यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन क्रांतिकारियों ने, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी अशफाकुल्ला खान की, जिन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल को राजी किया कि क्रांतिकारी गतिविधियों में तो हमें कार्य करना है, साथ ही साथ समानांतर रूप में हमें कांग्रेस में भी पैठ बनानी है, ताकि हमारा आंदोलन, हमारी गतिविधियां और अधिक सुदृढ़ रूप से उनको अंजाम दिया जा सके। यही कारण था कि अशफाकुल्ला खान के कहने पर ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल न केवल कांग्रेस में शामिल हुए, बल्कि शाहजहाँपुर नगर कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करने लगे। 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में इन क्रांतिकारियों का एक अलग ही रूप दृष्टिगत हुआ, जिसने इन्हें राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करने में एक
भूमिका का निर्वाह किया। उस अधिवेशन में, कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में, मौलाना हजरत मोहनी द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया, जिसका महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने जब पूर्ण स्वराज का विरोध किया तो अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल एवं उनके साथियों ने महात्मा गांधी का पुरजोर विरोध किया और इन्हीं क्रांतिकारी साथियों के पुरजोर विरोध की वजह से ही महात्मा गांधी को न चाहते हुए भी इस प्रस्ताव के लिए सहमति देनी पड़ी। अंततः मौलाना हजरत मोहनी का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद 1921 में पारित कर दिया गया। इसी प्रकार 1922 में गया अधिवेशन हुआ। गया अधिवेशन में भी ये तमाम क्रांतिकारी साथी इन्होंने भाग लिया और इन्होंने एक उद्देश्य विशेष से इस अधिवेशन में भाग लिया। ये तमाम क्रांतिकारी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी की घटना के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने वापस लिया, उससे काफ़ी क्षुब्ध थे, काफ़ी नाराज थे एवं इनके बागी तेवर थे। गया अधिवेशन में इन क्रांतिकारी साथियों के बागी तेवर देखने को मिले। कांग्रेस से मन खट्टा हो चला था इन तमाम क्रांतिकारियों का, अतः एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी एक नए दल की स्थापना की। अतः गया अधिवेशन में ही ये साथी आपस में दो भागों में बंट गए। एक वे साथी जो धनाढ्य वर्ग से थे, उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया 1 जनवरी सन 1923 को, जिसका नाम रखा स्वराज्य पार्टी। लेकिन अभी एक और पार्टी का गठन बाकी था पूर्व 1 साल बाद, अर्थात 1 जनवरी सन 1924 को एक महान क्रांतिकारी दल जिसे HRA अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, उसका गठन किया गया एवं 1 जनवरी सन 1924 के द रिवोल्यूशनरी नामक अखबार में संपूर्ण राज्य भर में इस खबर की घोषणा कर दी गई, इस समाचार पत्र के माध्यम के द्वारा, कि HRA अब क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण संगठन होगा, जिसके बैनर तले, जिसके नाम के अधीन तमाम क्रांतिकारी आगामी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देंगे। योगेश चंद्र चटर्जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने अशफाकुल्ला खान को राम प्रसाद बिस्मिल के प्रमुख सहयोगी अर्थात लेफ्टिनेंट के रूप में राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस प्रकार क्रांतिकारियों की ये राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खान की जोड़ी आने वाले दौर में महत्वपूर्ण रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में एवं अन्य गतिविधियों में साथ रहकर आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रही। अब चर्चा की जाएगी HRA की उस बड़ी गतिविधि जिसे कांकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। संगठन तो तैयार कर लिया, लेकिन कोई भी संगठन बिना धन के चलना लगभग नामुमकिन है। अतः योजना बनाई गई। अब समय था सन 1925 का आसपास का। दो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी साथी बंगाल के सचिंद्र सान्याल एवं योगेश चंद्र चटर्जी को बंगाल में गिरफ्तार कर लिया गया था। HRA की बागडोर प्रमुख रूप से अब इन काकोरी के नायकों के हाथ में आ चुकी थी। काकोरी के नायक अर्थात प्रेम कृष्ण खन्ना, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इन क्रांतिकारी साथियों ने आयरलैंड की तर्ज पर, आयरलैंड के क्रांतिकारी धनाढ्य लोगों को लूटा करते थे ताकि उस धन से अपने राष्ट्र को मुक्त कराने का कार्य किया जा सके, अपनी आवाम को अत्याचारों से मुक्त कराने का कार्य किया जा सके। उसी आयरलैंड के क्रांतिकारियों की तर्ज पर इन्होंने भी धनाढ्य लोगों को लूटने की योजना तैयार की। राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख नेता थे। राम प्रसाद बिस्मिल के मन में कुछ समय बाद ये धारणा बलवती हुई कि आखिरकार धनाढ्य लोगों को तो हम लूट रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, लेकिन अंततः नुकसान तो हमारे भारतीय साथियों का ही होगा। अतः राम प्रसाद बिस्मिल ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों न सरकारी खजाने को लूटा जाए, ताकि इसके दो फायदे हैं।
एक तो अंग्रेजों को सीधा संदेश मिलेगा कि यह अपराजय नहीं है, इनको चुनौती दी जा सकती है, इनके खजाने तक को लूटा जा सकता है। दूसरा, एक भारी मात्रा में यदि खजाना प्राप्त हुआ तो 1 या 2 गतिविधियों में ही वह टारगेट प्राप्त किया जा सकता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। एक वांछित धन जितनी उनको आवश्यकता थी उसकी प्राप्ति हो सकती है। हालांकि अशफाकुल्लाह खान ने रामप्रसाद बिस्मिल के इस प्रस्ताव का विरोध किया। इस विरोध को सुनकर बाकी अन्य साथी काफ़ी तिलमिलाने लगे। वह रामप्रसाद बिस्मिल को ताने देने लगे, उन पर तंज कसने लगे। देखा, अपने संगठन में एक मियाँ को शामिल करने का इससे बड़ा दुष्परिणाम कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हमें तो शुरू से ही इस मियाँ के ऊपर विश्वास नहीं था। धीर गंभीर एक शायर मन वाले रामप्रसाद अशफाकुल्लाह खान ने इन सब बातों को चुपचाप सुना एवं सिर्फ एक ही बात कही कि काकोरी घटना में मेरी भूमिका आप लोगों के तमाम सवालों का, तमाम प्रश्न चिन्हों का जवाब रहेगी। अंततः 9 अगस्त 1925 की वह रात्रि आई जिस रात्रि को भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में एक स्वर्णिम रात्रि के रूप में देखा जाता है। वह रात्रि जिसने हमारे इन महान क्रांतिकारियों को क्रांति के उस कभी न भूलने वाले इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का मौका दिया, जिसकी वजह से आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। अर्थात वह रात्रि जिसकी वजह से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान फांसी के फंदे तक पहुंच पाए। वह रात्रि जिन्होंने हमारे इन तमाम क्रांतिकारियों को अमर बना दिया। वह रात्रि जो इतिहास के पृष्ठों में काकोरी कांड, काकोरी घटना, काकोरी लूट, काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। एक अलग ही जज्बा देखने को मिलता था उन तमाम क्रांतिकारियों का उस रात में। हमारे तमाम क्रांतिकारी मानो आज सर पर कफन बांधकर निकले थे भारत माता की आज़ादी के लिए। शायद उस पृष्ठभूमि का निर्माण किया जाना था जहां रामप्रसाद बिस्मिल ने मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा। काकोरी की वह रात, उसे कैसे अंजाम दिया गया? राजेंद्र लाहिड़ी जी द्वारा ट्रेन की चेन खींची जाती है। जैसा कि अशफाकुल्लाह खान ने अपने साथियों से वादा किया था कि काकोरी की रात को जब इस घटना को अंजाम दिया जाएगा तुम इस मियाँ के जज्बे को एक अलग ही रूप में देखोगे। निश्चित रूप से मातृभूमि के लिए जो समर्पण था अशफाकुल्लाह खान का, मातृभूमि के लिए जो भावनाएं थी अशफाकुल्लाह खान की, संपूर्ण दृष्टिगत होती हैं काकोरी की उस रात्रि में। विद्युत सी चपलता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ वह सिंह की तरह झपट्टा मारते हुए उस ट्रेन के ड्राइवर तक पहुंचते हैं एवं उसकी कनपट्टी पर अपना माउजर टिका देते हैं एवं संपूर्ण ट्रेन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब पीछे ट्रेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को, क्योंकि उन्हें सुरक्षा कर्मियों के साथ सामना करना था। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को मार के गिरा दिया एवं भारी भरकम खजाने के बक्से को ट्रेन से धक्का देके नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पर भी अशफाकुल्लाह खान की एक महत्वपूर्ण भूमिका का उन्हें निर्वाह करना था, क्योंकि खजाने के उस बक्से में बहुत ही मोटा भारी ताला लगा हुआ था जिसे तोड़ना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अशफाकुल्लाह खान ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मनमथ नाथ गुप्त को उन्होंने अपनी माउजर सौंपी एवं सरिये के जोरदार प्रहार से बहुत ही अल्प समय में उस ताले को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। यह इतना महत्वपूर्ण कार्य था, यदि समय पर ताला न टूट पाता, यदि सुरक्षा कर्मियों को एवं अन्य पुलिस वालों को आने का मौका मिल जाता एवं क्रांतिकारियों के साथ यदि उनकी मुठभेड़ होती, तो ये इतनी आमने सामने की मुठभेड़ थी कि संभव था कि हमारे क्रांतिकारी मारे जाते। अतः अशफाकुल्लाह खान की सूझबूझ की वजह से, उनके कौशल की वजह से समय पर ताला टूटा एवं उस वांछित परिणाम को प्राप्त किया गया जिसकी वजह से काकोरी लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया था। बहरहाल हमारे तमाम क्रांतिकारी एक विजयी उन्माद में इस लूट को करने के बाद पुनः अपने अपने स्थानों पर लौट गए। इस
बड़ी घटना से तिलमिलाए अंग्रेज निश्चित रूप से अब एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर आने वाला था हमारे इन क्रांतिकारियों के लिए, क्योंकि एक युद्ध स्तर पर बड़े पैमाने पर धरपकड़ गिरफ्तारियां प्रारंभ की जा चुकी थी। 26 सितंबर सन 1925 एक बहुत बड़ा धरपकड़ अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे तमाम कांकुरी कांड के क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सौभाग्य से सचिंद्र नाथ बख्शी एवं अशफाक उल्लाह खान अभी भी ब्रिटिश पुलिस की पकड़ से दूर रहे। अशफाक उल्लाह खान ने एक लंबा समय फरारी का काटा। यहाँ पर उस समय को भी रेखांकित करना बहुत आवश्यक है, ताकि आप यह महसूस कर पाएं कि वह दौर अशफाक उल्लाह खान ने कितना चुनौतियों के साथ काटा। सबसे पहले अशफाक उल्लाह खान नेपाल की तरफ भागे। वहाँ से वह कानपुर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पास आए। वहाँ की प्रताप प्रेस में वह 2 दिन रुके। वहाँ से वह बनारस चले गए एवं बनारस से जाकर इन्होंने बिहार डाल्टनगंज में अपना नाम एवं अपना रूप बदलकर रहना प्रारंभ किया। किंतु यहाँ पर जैसे ही उन्हें प्रतीत हुआ कि पुलिस को भनक लग चुकी है, तो अतः वह डाल्टनगंज से पुनः विद्यार्थी जी के पास गए। विद्यार्थी जी ने यहाँ कुछ उन्हें धन दिया, कुछ पैसे दिए एवं उन्हें यह सलाह दी कि भोपाल जाकर अपने बड़े भाई रियासतुल्लाह खान के साथ रहें। रियासतुल्लाह खान के साथ कुछ दिन रहे, किंतु यहाँ भी रहना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अधिक समय तक किसी एक स्थान पर रहना एक क्रांतिकारी के लिए बहुत ही खतरे का विषय हुआ करता था। तो यहाँ से यह निर्णय लिया गया कि रियासतुल्लाह खान के जो दोस्त हैं अर्जुन सेठी राजस्थान, उनके पास चले गई है। कुछ दिन वहाँ रहे। वहाँ रहने के बाद किन्हीं कारणों से वह पुनः बिहार वापस आ गए। डाल्टनगंज में एक बार पुनः उन्होंने नौकरी की। यहाँ पर से वह फिर दिल्ली आए। दिल्ली में ही अपने शाहजहाँपुर के किसी दोस्त के साथ वो रहने लगे। किंतु यहाँ से इनकी योजना थी कि पासपोर्ट बनाकर ये लंदन चले जाएं। लाला हरदयाल से इनकी मिलने की इच्छा थी, ताकि यह अंग्रेजों से पूर्ण रूप से सुरक्षित भी हो जाएंगे एवं लाला हरदयाल के साथ मिलकर एक बृहत्तर रूप से क्रांतिकारी की गतिविधियों में भाग ले पाएंगे। किंतु दुर्भाग्य से संभवतः मतलब ये कहा जा सकता है कि जिस साथी के रुके थे वो साथी ने ही मुखबिर बनकर अंग्रेजों को सूचना दी, एवं इसी सूचना के वजह से सीआईडी दिल्ली खुफिया के कप्तान, पुलिस उप कप्तान, जो कि स्वयं एक मुस्लिम थे, इकराम उल हक ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार हमारे क्रांति का यह कांकुरी घटना का यह अंतिम क्रांतिकारी भी अंग्रेज़ों के हाथ लगा। लेकिन अंग्रेज़ों को बहुत धूल चटाने के बाद, बहुत धूल छकाने के बाद यह क्रांतिकारी अंततः अंग्रेज़ों के हाथ आया। अब चूंकि कांकुरी का फैसला तो 21 मई सन 1926 को ही दिया जा चुका था, हमारे बाकी क्रांतिकारियों को, जिनमें अशफाक उल्लाह खान, क्षमा कीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह जी को फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन अशफाक उल्लाह खान एवं सचिंद्र नाथ बख्शी के कारण एक स्पेशल अदालत लगाई गई। JRW बेनेट की, जो कि न्यायाधीश था, उनकी एक विशेष अदालत लगाई गई। इस अदालत जो प्रारंभ हुई 7 दिसंबर सन 1926 को। अब यहाँ पर देखिए, भारत के इतिहास ने समय समय पर सांप्रदायिक कटुता तो देखी ही है, लेकिन इस सांप्रदायिक कटुता का सामना करती हुई सांप्रदायिक सौहार्द को भी देखा है। अशफाक उल्लाह खान के पर परिवारजनों के द्वारा, उनकी बिरादरी के लोगों द्वारा ये दबाव बनाया गया कि किसी मुस्लिम वकील को लें, लेकिन उन्होंने किसी की एक न चलने दी एवं अपने विश्वास पात्र कृपा शंकर हलेजा को अपना वकील नियुक्त किया। एक रोचक किस्सा है अशफाक उल्लाह खान से जुड़ा हुआ। जब ये फैज़ाबाद की जेल में थे, तब इनसे CID के पुलिस कप्तान तसद्दुक हुसैन मिलने आए। इन्होंने अशफाक उल्लाह खान को हर तरीके से बरगलाने की कोशिश की कि तुम एक मुस्लिम होकर, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ, तुम भी एक मुस्लिम हो, और ये तुम क्या कर रहे हो, एक मुस्लिम होकर काफिरों का साथ दे रहे हो। ये राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। अंततः जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और तुम्हारे राहें दोनों की अलग अलग हो जाएंगी। अशफाक उल्लाह खान को यह बात इतनी ज़्यादा नागवार गुजरी, अशफाक उल्लाह खान इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए
कि उन्होंने उससे यहाँ तक कह दिया कि तुरंत मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो जाओ, तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं एक और केस अर्थात धारा 302 में भी सजा याफ्ता रह जाऊंगा, अर्थात तुम्हारा मैं यहीं खड़ा खड़ा खून कर दूंगा। घबराया हुआ तसद्दुक हुसैन वहाँ से तो चला गया, लेकिन ऐसी घटनाएं जो हमें बताती है कि कितना क्रांति का, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का कितना एक हिमालय रूपी जज्बा था अशफाक उल्लाह खान के हृदय में। अंततः 23 जुलाई सन 1927 को कोर्ट द्वारा अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी गई एवं अंततः 19 दिसंबर सन 1927 का वह दिन भी आया जब हमारा क्रांति का ये अनूठा सिपाही मातृवेदी पर हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर अपने प्राणों की आहुति दी। अभी कुछ ही दिनों पूर्व हमने हमारी फांसीवाद श्रृंखला में अशफाक उल्लाह खान की फांसी का भी जिक्र किया। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि फांसी के समय हमारे इस क्रांतिकारी का क्या जज्बा था, क्या जोश था, क्या जुनून था, आप वो वीडियो देखना ना भूलें। हाँ, अशफाक उल्लाह खान को एक अंदर से टीस थी, उनको ये आशंका थी कि क्या आज़ाद भारत उन्हें वह सम्मान, वह मान दे पाएगा जिसके वह हकदार हैं। क्या आज़ाद भारत की पीढ़ियाँ उसकी समाधि को, उनकी मज़ार को एक क्रांतिकारी की मज़ार की तरह पूजेगी। तब उन्होंने लिखा था, जुबान हाल से अशफाक की तुरबत ये कहती है, मुहिब्बान वतन ने क्यों हमें दिल से भुलाया है, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, शहीद अशफाक की तुरबत है और धूपों का साया है। इन पंक्तियों ने श्री गणेश शंकर विद्यार्थी को अंदर तक हिला कर रख दिया। जब यह पार्थिव देह, जब अशफाक उल्लाह खान की यह मृतदेह फैज़ाबाद जेल से शाहजहाँपुर ले जाई जा रही थी, तो लखनऊ स्टेशन पर जब ट्रेन बदलती है तो गंभीर बीमारी की अवस्था में रहने के बाद भी कानपुर से विशेष रूप से गणेश शंकर विद्यार्थी चलकर आते हैं, इस पार्थिव देह का दर्शन करते हैं एवं परिवारजनों से कहते हैं कि कुछ धन देकर कहते हैं कि अशफाक उल्लाह खान की जो मज़ार है वह दर्शनीय होनी चाहिए, वह ऐसी होनी चाहिए कि लोग एक तीर्थ की तरह उसको आकर पूजें, उस पर अपना माथा टिकाएं, उसे चूमें, और अगर धन की कमी पड़ जाए तो और धन मंगवा लीजिएगा। इस प्रकार अशफाक उल्लाह खान मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर सदा सदा के लिए एक ऐसा सपूत अमर हो गया जिसकी वीरता की गाथाएं आज हम संपूर्ण भारतवर्ष बड़े ही गर्व के साथ गाता है, बयां करता है। मातृभूमि सेवा संस्था अशफाक उल्लाह खान को आज उनकी जयंती के दिन शत शत नमन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।